हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक नए टॉपिक की शुरुआत करी थी, डेटा फ्रेम। और अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूँ तो कि जिस प्रकार से हमारी स्प्रेडशीट होती हैं या जिस तरह की फ़ाइल आप से MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में तैयार करते हैं, वही फाइल जो हमारे आर सॉफ्टवेयर में जो उसका रूप होता है वह डेटा फ्रेम का होता है। तो जिस प्रकार के ऑपरेशन हम अपने स्प्रेडशीट में करते हैं, उसी तरह के ऑपरेशंस हम अपने इस डेटा फ्रेम के अंदर भी सीखना चाहते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करी थी और साथ ही आपने देखा था कि हमने अपने डेटा फ्रेम में बहुत सारे ऑपरेशंस को करने के लिए जिस प्रकार से एक हमारा बिल्ट इन पैकेज होता है मास, और उसके अंदर हमारे पास डेटा सेट था पेंटर्स। तो पेंटर्स को हमने यूज़ करने की कोशिश करी थी और हमने उसके ऊपर अपने भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशन भी करे थे। तो आज हम उसी डेटा सेट को फिर से इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर हमारे जो और भी ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको यह भी दिखाएंगे कि हम किसी डेटा फ्रेम को किस प्रकार से तैयार करते हैं। और जैसा आपने देखा है कि डेटा फ्रेम में हम अपने भिन्न भिन्न प्रकार के जो आर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको ले सकते हैं। तो आज हम अपने उदाहरण में आपको 3 अलग अलग तरीके के आर डेटा ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उनको हम आपस में कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम को तैयार करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ में उससे हमारे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है को हम उदाहरण के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इन ऑपरेशन को किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पेंटर्स नाम का एक डेटा सेट है जो हमारा मास पैकेज के अंदर अवेलेबल है, जो हमारा बिल्ट इन पैकेज होता है उसको यूज़ किया था। तो सबसे पहले तो आप इसी को लाइब्रेरी मास कमांड का यूज़ करते हुए आप इस पेंटर्स डेटा सेट को अपनी स्क्रीन पर अपलोड पर देख लीजिए, राइट। और ये पैकेज भी आपका लोड हो जाएगा। तो ये पेंटर डेटा सेट देखिए हमारा इसी प्रकार का डेटा सेट था। इसमें हमारे वेरिएबल्स थे कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर, एक्सप्रेशन, स्कूल, और यहाँ पे रो में हमारे पास यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के जो पेंटर्स होते हैं उनका नाम दिया हुआ था और उसके साथ में जो उनकी यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई थी, राइट। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ओके देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा फ्रेम आता है या अगर हम कहें कि हमारे पास कोई एक बाहर से फ़ाइल आती है और हमको ये मालूम करना है कि क्या ये फ़ाइल हमारी डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में है, तो उसको किस प्रकार से किया जाए। उसका जो हमारा देखिए कमांड होता है ये होता है is.data.frame, is.data.frame। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे 2 जगह पर डॉट्स दिया हुआ है। और ये कमांड देखिए वैसे ही है जैसे आपने पहले किया था is.numeric, is.character इत्यादि। तो हम इस कमांड को लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर जो अपना डेटा फ्रेम है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब आप इसका एग्जीक्यूट करेंगे तो अगर यह डेटा फ्रेम होगा तो उत्तर आ जाएगा ट्रू, अर्थात यह डेटा फ्रेम है, राइट। तो इसके द्वारा आप यह देख सकते हैं कि अगर आपको कोई बाहर से कोई फाइल मिलती है तो वह डेटा फ्रेम के फॉर्मेट की है या नहीं है। अब उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि अगर आपको अपना कोई डेटा फ्रेम तैयार करना है तो किस प्रकार से किया जाए। और जैसे मैंने बताया था कि डेटा फ्रेम के अंदर हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारे आर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम ले सकते हैं, और उसमें से ख़ास बात ये होती है कि उनके अंदर जो भी हमारे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी, जो हमारी रो और कॉलम से वैल्यूज़ होंगी वो बराबर होती है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए आज हम आपको यह एक ऑपरेशन भी करके दिखाएंगे। और इसमें से चलिए एक हम डेटा फ्रेम तैयार करते हैं जहाँ पे हमने 3 तरह के वेरिएबल लिए हैं। तो पहला मैंने ले लिया 1 से 16 तक की वैल्यूज़ और उसको मैंने x के अंदर स्टोर कर दिया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है, राइट। और फिर हमने एक मैट्रिक्स तैयार करी है जिसमें हमारी 4 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं। तो ये 4 बाई 4 की मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो हमारी 16 वैल्यूज़ हैं ये हमारी
एक्स के द्वारा 1 से 16 तक के नंबर आ रहे हैं और इसको हमने वाई के फॉर्मेट में के नाम से सेव कर लिया। तो देखिए ये आपकी हो गई वाई, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। और उसके बाद हमने ए से लेकर के पी तक के जो लोअर केस में अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको ले लिया। तो उसको मैंने यहाँ पे LETTERS और स्क्वायर ब्रैकेट में 1:: लिख करके ऑब्टेन कर लिया। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ाबेट्स की, इसको मैंने Z वेक्टर में लिख दिया है। तो देखिए ये आपका Z वेक्टर हो गया, जिसमें A B करके यहाँ पे P तक की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब सवाल ये आता है कि इन 3 वैल्यूज़ को कंबाइन करके हम अपना डेटा फ्रेम किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो देखिए इसका हमारा कमांड होता है data.frame। तो सबसे पहले मैंने लिखा DATA.FRAME और सभी को मैंने लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा। और उसके बाद मैंने पैरेंथेसिस में जो अपने 3 वेरिएबल्स थे जिनको हम कंबाइन करना चाहते थे उनको लिख दिया X, Y, Z। तो ये तीनों वेरिएबल हमारे कॉमा से सेपरेट हो जाएंगे और इससे हमारा जो भी डेटा फ्रेम तैयार होगा उसका मैंने नाम दे दिया DATA.FR, राइट। तो देखिए ये आपको इस तरह का डेटा फ्रेम यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें से ख़ास बात क्या है कि ज़रा सा आप इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले देखिए आप ज़रा सा इस पे ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका क्या है X। तो यहाँ पे देखिए 1 से 16 तक की वैल्यूज़ आ गई, राइट। और आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो 1 से 16 तक की वैल्यूज़ दी हुई थी ये आपको वैसे ही यहाँ पर वैल्यूज़ को दिखा रहा है। उसके बाद अब अगर आप देखते हैं, देखिए ये आपका है Z। तो Z के अंदर भी A से लेकर P तक की वैल्यूज़ आ गई। और आप अगर यहाँ भी देखेंगे तो Z आपको देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ था। अब ज़रा से यहाँ पे साथ में आप अपना Y का स्ट्रक्चर देख लीजिए। Y का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। Y आपकी मैट्रिक्स है 4x4 की। तो इसमें से वैल्यूज़ किस प्रकार से अरेंज है, 1 2 3 4, उसके बाद में ऊपर आता है कंट्रोल और फिर 5 6 7 8, फिर ऊपर आता है फिर हमारा कंट्रोल 9 10 11 12, फिर ऊपर आता है फिर 13 14 15 16। इस प्रकार से आपकी वैल्यूज़ अरेंज है। अब ज़रा सा यहाँ पर देखिए आपकी वैल्यूज़ किस प्रकार से अरेंज हो रही हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो हमारा ब्लॉक है ये हमारा Y है, मैट्रिक्स। लेकिन ये उसके आगे ये अपने आप से देखिए रिपीट हो गया है। यह रिपीट क्यों हुआ है, क्योंकि आपने देखा था कि कोई भी डेटा फ्रेम के अंदर हमारे जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी संख्या समान होती है। तो आपके X और Z में 16 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर आप ये देखिए 1 2 3 4 खाली वैल्यूज़ थी Y के अंदर, तो इसने उसको 4 बार रिपीट कर दिया है। तो ये भी आपका Y है, ये भी Y है, ये भी Y है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी अपना डेटा फ्रेम को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस समय आपको अपने इन रोज़ और कॉलम को किस प्रकार से अरेंज करना है, राइट। ओके, ये देखिए इसका स्क्रीन शॉट भी है। तो चलिए हम आपको पहले ज़रा सा ये वाले ऑपरेशंस आपको हम अपने R सॉफ्टवेयर में करके हम दिखाते हैं। और देखिए ये आपका स्क्रीन शॉट है जब आप इस डेटा फ्रेम को तैयार करेंगे, राइट। तो चलिए देखिए हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो हम यही क्रॉस चेक करते हैं कि कोई अगर हमको डेटा फ्रेम अगर दिया है तो वह क्या डेटा फ्रेम है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लाइब्रेरी मास कर लेते हैं और आप देखेंगे कि आपका पेंटर्स इस प्रकार से आ गया, राइट। इस तरह का डेटा आपका आ गया पेंटर्स का। अब यहाँ पे हमने कहा कि क्या ये हमारा डेटा फ्रेम है, तो उत्तर आ गया ट्रू, करेक्ट है ये, राइट। इसके बाद में ज़रा से हम अपने इस डेटा फ्रेम को तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ पे X Y Z ले लिया। X आपका ये हो गया, Y आपका ये हो गया और Z आपका ये हो गया, राइट। अब हमने यहाँ पे एक हमने डेटा फ्रेम तैयार किया, उसका मैंने नाम दे दिया से डेटा FR इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम। और यहाँ पर मैंने दे दिया X, Y, Z, राइट। अब आप देखिए तो इसका ये किस तरीके का आ गया, ये देखिए उसी तरीके का तो आ गया जैसा आपने स्क्रीनशॉट में देखा था अभी। ये आपका हो गया X और ये आपके Y के 4 कॉलम्स हो गए और ये आपके सेट हो गया, राइट। तो इस प्रकार से आप अपना देखिए कोई भी डेटा फ्रेम को तैयार कर सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ओके। अब इसके बाद हम अपने इस डेटा फ्रेम से संबंधित कुछ और सवाल हैं उनके जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे ही आपके पास कोई डेटा फाइल आती है या डेटा फ्रेम आता है
तो सबसे पहले आप उसके अंदर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। राइट, इंफॉर्मेशन से हमारा मतलब है कि उसके अंदर डेटा का जो हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, कि उसमें कितने वेरिएबल हैं, कितने ऑब्जर्वेशन इत्यादि। तो अपने इस डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर को निकालने के लिए उसके अंदर उसकी डायमेंशन, उसके वेरिएबल्स के नाम और किस किस प्रकार के वेरिएबल हैं इसकी इंफॉर्मेशन होती है। इसको हमारा कमांड होता है str। ये str क्या है? ये हमारे स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म है। राइट, तो अब अगर मान लीजिए आपको पेंटर से डेटा फ्रेम में का स्ट्रक्चर अगर निकालना है तो आप लिख दोगे str, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में, और पैरेंथेसिस में लिख दोगे अपने डेटा फ्रेम का नाम पेंटर्स। अब देखिए आपको इस प्रकार का आउटपुट मिल जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है डेटा फ्रेम, अर्थात ये जो पेंटर्स है ये डेटा फ्रेम है और इसमें 54 ऑब्जर्वेशंस हैं और 5 वेरिएबल्स हैं। ये 5 वेरिएबल कौन कौन से हैं? ये आपके हैं कंपोजिशन, ड्राइंग, कलर, एक्सप्रेशन, स्कूल। और अब इनका जो स्ट्रक्चर है, बिहेवियर देखिए किस प्रकार का है। बिहेवियर ऐसा है कि जो कंपोजिशन है वो देखिए इंटीजर है, यहाँ पे लिखा हुआ INT। INT का मतलब होता है इंटीजर। तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं ये आपकी इंटीजर टाइप की हैं, और ये वैल्यूज़ देखिए ऐसी हैं 10, 15, 8, 12 इत्यादि करके। उसके बाद में आपका जो ड्राइंग, कलर, एक्सप्रेशन, ये भी आपके इंटीजर हैं। इनकी वैल्यूज़ कुछ इस प्रकार की हैं। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को नहीं दी हुई हैं, लेकिन कुछ जो आरंभ की वैल्यू होती हैं वो आपको दी गई हैं। उसके बाद में जो आपका वेरिएबल है स्कूल, ये आपका फैक्टर है। राइट, और उसके अंदर 8 लेवल्स हैं इत्यादि। तो इस प्रकार की देखिए आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। ओके, तो देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है इसका। उसके बाद में हम आपको एक और ऑपरेशन के बारे में बताते हैं कि अगर हमको अपने डेटा फ्रेम से किसी वेरिएबल के अंदर छुपे हुए डेटा को कैसे बाहर निकालना है, या अपने किसी वेरिएबल को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो किस प्रकार से किया जाए। ये वाला कार्य हम अपने पिछले लेक्चर्स में आपको ब्रीफली करके दिखा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको फॉर्मली इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और दिखाते हैं कि कोई भी डेटा फ्रेम में अगर किसी वेरिएबल को बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाना है तो किस प्रकार से किया जाए। तो देखिए इसका नियम बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आप अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखिए, और उसके बाद में यहाँ पे डॉलर ऑपरेटर है इसको लिख दीजिए, और इसके बाद में अपना जो भी यहाँ पर वेरिएबल है इस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए बस। राइट, अब ये वेरिएबल का नाम अगर आपको निकालना अगर है तो आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने कॉल नेम्स वाले कमांड का इस्तेमाल किया था, जिसके द्वारा हमने अपने कॉलम्स के नाम निकाल लिए थे, जिससे कि हमको उसकी स्पेलिंग को फिर से टाइप करने में, फिर से लिखने में कोई मिस्टेक ना हो। राइट, तो कैसे उदाहरण के लिए आपको अपने इस पेंटर से आपका एक वेरिएबल है स्कूल, इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो किस प्रकार से आप इस स्कूल को का जो वेरिएबल है उसको बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपने अपने डेटा फ्रेम का नाम लिख दिया PAINTERS, और उसके बाद में कॉलर ऑपरेटर, उसके बाद में लिख दिया वेरिएबल का नाम स्कूल। बस स्कूल में आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से स्कूल का नाम जो भी उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग लोअर केस अपर केस में ओरिजिनल डेटा सेट में दी है आपको उसी को इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार का यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। राइट, अब इसके बाद अगर आपको अपने उस डेटा सेट में से कोई पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम पर कौन सी वैल्यू है इसको निकालना है, तो उसके लिए हमने जिस प्रकार से मैट्रिक्स में अपना ऑपरेशन किया था, कि जिस प्रकार से मैट्रिक्स के अंदर किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम से अगर आपको किसी डेटा वैल्यू को निकालनी होती थी तो आप उसमें मैट्रिक्स का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में रो और कॉलम का एड्रेस लिख देते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो और किसी पर्टिकुलर कॉलम पर कोई जो वैल्यू दी हुई उसको बाहर निकालना अगर है तो इसको हम उसी तरह से रो और कॉलम के फॉर्म में ही लिखते हैं। राइट, तो कैसे सबसे पहले हम अपना जो भी उस डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे जैसे रो का नंबर और रो का नाम और कॉलम का नाम यहाँ पर लिख देंगे।
राइट। मैट्रिक्स के केस में हम रो और कॉलम में उसका जो नंबर होता था उसको लिखते थे। तो अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पेंटर्स डेटा सेट में जो हमारा एक रो में नाम है डाउडाइन और कॉलम में नाम है कंपोजिशन, उसके करस्पॉन्डिंग हमारी क्या वैल्यू है, इसको अगर निकालना अगर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेंटर्स PAINTERS और ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम डबल कोट्स में उस पेंटर का नाम लिख देंगे डाउडाइन। अब ये चूँकि ये कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे और उसके बाद में जिस कॉलम को चाहते हैं उसका मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे कंपोजिशन। और आप देखेंगे कि उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू क्या आ गई 10। और देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट भी है। और यही चीज़ आप अगर ज़रा सा यहाँ भी देखिए, जो आपने आरंभ में ये स्क्रीनशॉट देखा था, ये आपका क्या है डाउडाइन और ये देखिए क्या है कंपोजिशन। देखिए ये वाली वैल्यू तो आपकी आ गई 10, तो यही वाली वैल्यू तो यहाँ पर आ रही है आपकी, जो आपने यहाँ पर दिखाई है, राइट। अब उसमें से देखिए इस तरह के आप अगर अपने वेरिएबल्स को बाहर अगर आप निकाल लेते हैं तो उसके द्वारा हम उनको एक कोई भी नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि हमारा जो स्कूल वेरिएबल के अंदर डेटा है उससे हम बार प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो मैंने बार प्लॉट के बारे में अभी कुछ बात नहीं करी है और मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसका कमांड बहुत ही सिंपल होता है BARPLOT और देखिए पैरेंथेसिस में आप ये लिख देंगे TABLE टेबल और उसके बाद फिर से पैरेंथेसिस में अपने उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो अब देखिए वेरिएबल का नाम क्या आ गया, पेंटर्स डॉलर स्कूल। तो देखिए आपको इस प्रकार का बार प्लॉट बन के आ जाएगा। और उसी प्रकार से आपको अगर आपको पाई चार्ट भी बनाना है, पाई डायग्राम बनाना है, तो उसका भी कमांड यही होता है PIE और यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल TABLE और फिर हम पैरेंथेसिस में उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो आपको देखिए यहाँ से इस प्रकार का पाई चार्ट भी बन करके आ जाएगा, राइट। तो आपने देखा कि इसके ये करने के बाद में आप अपने इन वेरिएबल्स को अपने किसी नॉर्मल वेरिएबल की तरह आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम ज़रा सा ये वाले कमांड आपको इस R कंसोल में करके दिखाते हैं। तो देखिए जैसा आपने देखा कि आपका जो पेंटर्स का डेटा सेट कैसा आ गया, इस प्रकार का आ गया था, राइट। अब इसी में आप अगर मान ली इसका आप अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आपका कमांड है STR और पैरेंथेसिस में उस डेटा फ्रेम का नाम लिख दीजिए। तो देखिए ये इस प्रकार से आ गया जो आपने अभी देखा है, राइट। अब इसी में मान लीजिए कि आपको अपने किसी वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे स्कूल को करना अगर है, राइट। तो देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका कॉलम नेम्स क्या था आपका, ये आपका था इस प्रकार से। तो अब अगर मान लीजिए आपको ड्राइंग का अगर वेरिएबल अगर बाहर निकालना है तो आपने देखिए यहाँ से जो सबसे पहले आपने यहाँ पे पेंटर्स लिखा, जो अपने डेटा सेट का नाम, फिर डॉलर ऑपरेटर और ड्राइंग को यहाँ पे लिख दिया। देखिए ये इसकी वैल्यूज़ आ गई, राइट। उसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए स्कूल के बारे में निकालना अगर है तो आपने यहाँ पे कर दिया SCHOOL, राइट। तो इस प्रकार से आप देखिए कोई भी वैल्यू को आप बाहर निकाल सकते हैं, राइट। उसी प्रकार से आप अगर ध्यान दीजिए अगर तो आपका देखिए ये जो पेंटर्स डेटा सेट है इसमें देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू है डाउडाइन और यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू है कंपोजिशन। इसकी देखिए वैल्यू क्या आ रही है 10, राइट। ये वैल्यू अगर आपको बाहर अगर निकालना अगर है अगर तो आपने इस पर्टिकुलर एड्रेस पर क्या लिखा हुआ है तो आपने देखिए यहाँ पे लिख दिया पेंटर्स डाउडाइन और कंपोजिशन में कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, राइट। उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे देखिए अगर हम मान लीजिए ये गिलियो रोमानो की बात करते हैं तो इनका अगर ड्राइंग के अंदर आप देखेंगे तो क्या इसकी वैल्यू है 16। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, हम यहाँ पे इस पेंटर का नाम लिखते हैं और उसके बाद में हम इसमें यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं ड्राइंग। तो देखिए आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16, राइट। तो इस प्रकार से आप अपने इन जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं इनको भी आप बाहर निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई अपना ग्राफिक भी तैयार करना अगर है अगर तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे प्रकार से कर सकते हैं। ये देखिए जो आपका ग्राफिक ये बार प्लॉट आपका बन के आ गया
और इसी में अगर आपने मान लीजिए अगर आपने इसको अगर यहाँ पे पाई डायग्राम आप अगर बनाना चाहते हो तो आपने यहाँ पे कर दिया PIE, ये हमारा कमांड होता है पाई चार्ट का। देखिए आपको यहाँ पे पाई चार्ट बन के आ गया, राइट। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि आप जब इस वेरिएबल को बाहर आप निकाल लेते हो तो ये आपका एक बिल्कुल इंडिविजुअल वेरिएबल की तरह ये कार्य करने लगता है। तो चलिए अब हम इस लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं। और आपने देखा कि ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर था और इसमें मैंने बहुत छोटे से कमांड्स लिए हैं, बहुत थोड़े से कमांड्स लिए हैं। उसके पीछे कारण यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, कमांड है, इनको आपने ज़रा सा दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। और यह प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी कोई भी स्प्रेडशीट जिसमें आपने कभी पहले काम किया है या कोई MS एक्सेल की फ़ाइल है, आप उसको पिकअप कर लीजिए और उसमें से आप जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कंटेन होती थी और उसको आप किस प्रकार से बाहर निकालते थे, उसी कार्य को ज़रा सा R सॉफ्टवेयर में करके देखिए कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप इन कमांड्स की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।